जरा सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जो छोटे छोटे राज्यों में बिखर चुका था। मगध की वो पुरानी शान अब बस इतिहास के पन्नों में ही रह गई थी। और ठीक उसी उथल पुथल के दौर में बिहार की जमीन से एक ऐसे वंश ने जन्म लिया जिसने सिर्फ इतिहास बनाया ही नहीं बल्कि उसे एक नई दिशा भी दे दी। देखिए, ये कहानी सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस दौर की जब पूर्वी भारत में ज्ञान और संस्कृति का सूरज चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे एशिया में फैल रही थी। तो चलिए पाल वंश के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि महान साम्राज्यों की नींव अक्सर केओस यानी कि उथल पुथल के दौर में ही रखी जाती है। पाल वंश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 8वीं सदी का समय था, बंगाल और बिहार में कोई एक मजबूत शक्ति नहीं थी और तब इतिहास को एक नए नायक का इंतजार था। जरा उस समय के बंगाल और बिहार की हालत सोचिए। कोई राजा नहीं, कोई स्थिर सरकार नहीं, चारों तरफ बस अराजकता फैली हुई थी। ऐसे में एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इस पूरे बिखराव को एक साथ ला सके। और बस यहीं से पाल वंश की कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। इसके जो संस्थापक थे गोपाल, वो कोई जंग जीतकर राजा नहीं बने थे, बल्कि इस अराजकता से परेशान होकर वहां के लोगों और सरदारों ने मिलकर उन्हें अपना शासक चुना। सच कहूं तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक बहुत ही रेयर, लगभग एक डेमोक्रेटिक घटना थी। गोपाल ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन इस नींव पर एक शानदार साम्राज्य की इमारत खड़ी करने का जो क्रेडिट जाता है वो उनके 2 उत्तराधिकारियों को जाता है, धर्मपाल और देवपाल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक पिता और बेटे ने साम्राज्य को बढ़ाने में अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी भूमिकाएं निभाई। धर्मपाल ने साम्राज्य का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया, उत्तर भारत के पावर सेंटर कन्नौज के लिए संघर्ष किया और पालों को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। और फिर उनके बेटे देवपाल ने इस साम्राज्य को उसकी बुलंदी के शिखर पर पहुंचाया। लेकिन सुनिए, धर्मपाल की महानता सिर्फ उनकी जीतों तक ही सीमित नहीं थी। उनकी असली विरासत तलवार से नहीं बल्कि कलम और ज्ञान से लिखी गई। और यही वो वजह है जिसने पाल वंश को इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने ही दुनिया भर में मशहूर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी और सदियों पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी में एक नई जान फूंकी। उनके राज में ये पूरा इलाका बौद्ध धर्म की शिक्षा और फिलॉसफी का एक ग्लोबल सेंटर बन गया था। और फिर आता है देवपाल का दौर, जिसे अगर पाल वंश का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उनके लीडरशिप में साम्राज्य की सरहदें पूर्व में असम से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक फैली थी और पालों की ताकत की गूंज विदेशों तक सुनाई देती थी। तो चलिए अब उनकी राजनीतिक ताकत से आगे बढ़कर पाल वंश की उस विरासत पर एक नजर डालते हैं जो आज भी उनकी सबसे बड़ी पहचान है, उनके बनाए हुए ज्ञान के वो महान केंद्र। पालों के समय में नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी और सोमपुर जैसे महाविहार ये सिर्फ मठ नहीं थे, नहीं, ये उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थीं। समझ लीजिए उस जमाने के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, जहां दुनिया के कोने कोने से स्कॉलर्स पढ़ने और पढ़ाने आते थे। और इन यूनिवर्सिटीज का असर वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। यहीं से निकली शिक्षाओं ने तिब्बती बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया और चीन से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक ज्ञान की एक नई लहर पैदा कर दी। ज्ञान और शिक्षा के साथ साथ पाल युग आर्ट और स्कल्पचर का भी एक सुनहरा दौर था। इस दौरान एक ऐसी यूनिक आर्ट स्टाइल डेवलप हुई जो आज भी अपनी खूबसूरती और बारीकी के लिए जानी जाती है। पाल कलाकारों की एक खासियत थी काले पत्थर पर तराशी गई उनकी अद्भुत मूर्तियां। और सबसे खास बात यह है कि इन मूर्तियों में बौद्ध और हिंदू दोनों ही देवी देवताओं को जगह मिली, जो उस दौर के शानदार रिलीजियस टॉलरेंस का प्रतीक है। और मूर्तियों के चेहरों पर वो जो शांति और ध्यान वाला भाव है ना, वो उनकी कला की एक अलग ही पहचान है। और उनकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक जीता जागता सबूत आज भी हमारी आंखों के सामने है। आज के बांग्लादेश में जो सोमपुर महाविहार है, उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, जो उस दौर की भव्यता की कहानी आज भी सुनाता है। लेकिन इतिहास का एक नियम है कि हर सुनहरे दौर का अंत जरूर होता है, और पाल साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं था। तो चलिए अब ये समझते हैं कि लगभग 400 सालों तक चलने वाले इस शानदार शासन का पतन आखिर हुआ कैसे। हुआ ये कि देवपाल के बाद जो राजा आए वो उतने शक्तिशाली साबित नहीं हुए। धीरे धीरे केंद्र की पकड़ कमजोर होती गई और जो स्थानीय सामंत थे वो ज्यादा ताकतवर होने लगे।
और इसी राजनीतिक बिखराव का फायदा उठाकर 12वीं सदी में सेन वंश ने उनकी जगह ले ली। लेकिन अपने पतन से पहले पालों ने पूर्वी भारत पर लगभग 400 सालों तक शासन किया था। 400 साल, ये एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय है, और इस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और पहचान पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जा सकती है। तो आखिर में पाल वंश हमें सिखाता क्या है? उनकी असली विरासत क्या है? शायद यही कि एक साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ तलवारों और सेनाओं में नहीं होती, बल्कि ज्ञान, कला और सबको साथ लेकर चलने की भावना यानी सहिष्णुता में बसती है। और ये एक ऐसी विरासत है जो समय के साथ और भी ज्यादा मायने रखती। 8वीं सदी का भारत, जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब छोटे छोटे राज्यों की भरमार थी। मगध का वो शानदार साम्राज्य अब बस एक याद बनकर रह गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त बिहार और बंगाल की जमीन से एक ऐसी नई ताकत उभर रही थी, एक ऐसा राजवंश जिसने न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरे एशिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। जी हां, ये कहानी है पाल राजवंश की। आज के जमाने में तो ये सवाल शायद इतना बड़ा न लगे, लेकिन उस दौर में ये सोचना भी अपने आप में एक क्रांति थी। और यही वो सवाल है जो हमें सीधे पाल वंश की उस असाधारण शुरुआत तक ले जाता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। उस वक्त के बंगाल और बिहार की हालत कुछ ऐसी थी जहां ना कोई कानून था, ना कोई व्यवस्था। एक तरह की पूरी अराजकता फैली हुई थी। लगातार लड़ाइयां और अस्थिरता ने उस धरती को तबाह कर दिया था, और लोग बस किसी मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और जानते हैं, इसी उथल-पुथल और मायूसी के बीच से एक ऐसा हल निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा नेता सामने आया जिसे किसी राजा ने नहीं, बल्कि खुद वहां के लोगों ने चुना था, और उनका नाम था गोपाल। ये कोई शाही ताजपोशी नहीं थी जैसा कि हम कहानियों में सुनते हैं, बल्कि वहां के स्थानीय सरदारों ने मिलकर गोपाल को चुना ताकि वो उस बिखरे हुए इलाके में शांति और व्यवस्था वापस ला सकें। ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही अनोखा, एक लोकतांत्रिक पल था, और यही वो नींव थी जिसने पाल वंश को बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना दिया। और देखिए, इस राजवंश का नाम भी इसी सोच को दिखाता है, पाल, जिसका मतलब ही होता है रक्षक या बचाने वाला। तो वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो अपनी प्रजा और अपनी जमीन के संरक्षक थे। तो गोपाल ने तो नींव रख दी, लेकिन इस राजवंश को असली आकार दिया 3 महान शासकों ने। सबसे पहले संस्थापक गोपाल, उनके बाद आए धर्मपाल, जिन्हें इस साम्राज्य का वास्तुकार कहा जाता है, और फिर आए देवपाल, जिनके राज में ये राजवंश अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंचा। चलिए अब बात करते हैं गोपाल के बेटे धर्मपाल की। अगर गोपाल संस्थापक थे, तो धर्मपाल वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस छोटी सी रियासत को एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन धर्मपाल का ये सफर आसान नहीं था। उस दौर में उत्तरी भारत पर कब्जे के लिए 3 बड़ी ताकतों के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही थी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इस त्रिपक्षीय संघर्ष के बीच धर्मपाल ने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया, बल्कि पालों का असर बंगाल से लेकर उत्तरी भारत के दिल तक फैला दिया। धर्मपाल के बाद आते हैं देवपाल, और उनके शासन को पाल वंश का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो दौर था जब पाल साम्राज्य अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी इज्जत की बुलंदियों पर था। देवपाल के दौर में साम्राज्य का विस्तार असम से लेके उत्तर पश्चिम भारत तक और दक्षिण में ओडिशा तक था। पर उनकी ताकत सिर्फ सरहदों में नहीं नापी जाती थी। उस जमाने के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दूर दूर के विदेशी शासक भी उनका सम्मान करते थे, जो उनकी ग्लोबल पहचान का सबूत है। लेकिन पालों की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है। उनकी असली विरासत तो युद्ध के मैदान से कहीं आगे की है। उनकी असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि ज्ञान में थी। वो सिर्फ शासक नहीं थे, वो शिक्षा और संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षक थे। उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों को संभाला। मशहूर नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक नई जान फूकी और विक्रमशिला जैसे नए शिक्षा के केंद्र बनाए। उदंतपुरी और सोमपुर महाविहार जैसी जगहें उनके राज में ज्ञान की मशाल बन गई। असल में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि धर्मपाल सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे ज्ञान के संरक्षक थे। ये एक लाइन उनके और पूरे पाल वंश के नजरिए को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है सोमपुर महाविहार। ये बहुत बड़ा बौद्ध मठ जो आज बांग्लादेश में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पाल वास्तुकला और बौद्ध शिक्षा के लिए उनके समर्पण की एक शानदार निशानी है।
पालों का जो असर था वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, बौद्ध धर्म और ज्ञान की उनकी विरासत तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। खासकर तिब्बती बौद्ध धर्म पर तो आज भी पालों के दौर का गहरा असर दिखाई देता है। लेकिन जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। लगभग 400 सालों तक राज करने के बाद पाल साम्राज्य का सूरज भी ढलने लगा। तो आखिर हुआ क्या? इसकी कई वजहें थीं। देवपाल के बाद के उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं रहे, स्थानीय सामंत और जागीरदार ज्यादा ताकतवर होने लगे, और आखिर में सेन राजवंश के उदय ने पाल शासन को एक आखिरी और निर्णायक चुनौती दे दी। पूरे 400 साल सोचिए जरा, इतने लंबे समय तक पाल राजवंश ने इस पूरे इलाके के इतिहास को गढ़ा। और भले ही उनका राज खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। और ये हमें कहानी के सबसे अहम सवाल पर वापस ले आता है। किसी भी शासक की असली विरासत क्या होती है? वो जमीन जो वो जीतते हैं, या वो ज्ञान जिसकी वो हिफाजत करते हैं? पाल राजवंश की कहानी हमें यही सिखाती है कि तलवार से जीती गई ताकत तो वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन ज्ञान और संस्कृति की विरासत हमेशा जिंदा रहती है। सोचिए, एक ऐसा दौर जब कोई नियम कानून ना हो, चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी हो। 8वीं सदी के बंगाल और बिहार में कुछ ऐसे ही हालात थे। लेकिन जानते हैं, इसी उथल पुथल के बीच से एक ऐसी शक्ति उभरी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। तो चलिए आज पाल वंश की इसी शानदार कहानी को जानते हैं। एक सवाल है, उस जमाने में जब सत्ता का फैसला सिर्फ तलवार की धार करती थी, क्या ये मुमकिन था कि लोग अपनी मर्जी से बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपना राजा खुद चुने? सुनने में ये बात आज के जमाने की लगती है ना? लेकिन यही सवाल हमें पाल वंश की हैरान कर देने वाली शुरुआत तक ले जाता है। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं 8वीं सदी के भारत में। बंगाल और बिहार में कोई एक राजा नहीं था। हर तरफ छोटे छोटे सरदार थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। आम इंसान की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं था। हालात इतने खराब थे कि इस दौर को इतिहास में मत्स्य न्याय का नाम दिया गया, मतलब जंगल का कानून, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। पर कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। और इसी गहरी अराजकता के बीच से एक ऐसा नायक सामने आया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उनका नाम था गोपाल। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल अनोखा मोड़ लेती है। गोपाल ने कोई जंग लड़कर सिंहासन नहीं जीता था। हुआ ये कि इस मार काट से तंग आकर वहां के सभी बड़े छोटे सरदारों और लोगों ने मिलकर उन्हें अपना नेता, अपना राजा चुना। सोचिए, उस जमाने के लिए ये एक लगभग अकल्पनीय, एक तरह की लोकतांत्रिक घटना थी। और इसी के साथ शुरू हुआ पाल वंश का सफर। देखिए, पाल शब्द का मतलब होता है रक्षक या प्रोटेक्टर, और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनके शासन का मूल मंत्र था। अपनी प्रजा, अपनी संस्कृति और सबसे बढ़कर ज्ञान की रक्षा करना। वैसे तो पाल वंश ने करीब 400 साल राज किया, लेकिन इसकी पूरी कहानी इन 3 महान शासकों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले गोपाल, जिन्होंने नींव रखी। फिर आए उनके बेटे धर्मपाल, जिन्होंने उस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की। और आखिर में उनके पोते देवपाल, जिन्होंने उस इमारत को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। तो चलिए अब गोपाल की रखी नींव से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस साम्राज्य के असली आर्किटेक्ट से, धर्मपाल। उन्होंने अपने पिता से मिले छोटे से राज्य को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। धर्मपाल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक दूर की सोचने वाले शासक थे। लेकिन धर्मपाल का रास्ता आसान नहीं था। उस वक्त भारत में समझिए कि 3 सुपर पावर थीं। पूरब में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्कन में राष्ट्रकूट। और इन तीनों की नजर एक ही शहर पर थी, कन्नौज। कन्नौज पर कब्जे के लिए इन तीनों के बीच एक लंबी लड़ाई चली, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। युद्ध तो उन्होंने लड़े और जीते भी, लेकिन धर्मपाल की असली महानता उनकी तलवार से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने ज्ञान और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने ही मशहूर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी को एक नई जिंदगी दी। धर्मपाल के बाद आए उनके बेटे देवपाल, और इनके आते ही शुरू होता है पाल वंश का स्वर्ण युग, यानी गोल्डन एज। ये वो दौर था जब ये साम्राज्य अपनी ताकत और शान के शिखर पर था।
देवपाल एक जबरदस्त सेनापति थे। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता की विरासत को संभाला बल्कि उसे और भी विशाल बना दिया। जरा अंदाजा लगाइए, उनका साम्राज्य पूरब में असम से लेकर दक्षिण में ओडिशा और उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों तक फैला हुआ था। ये पाल साम्राज्य का अब तक का सबसे बड़ा रूप था। लेकिन पाल वंश को सिर्फ उनकी जीती हुई जमीन से जानना एक अधूरी कहानी होगी। उनकी जो सबसे बड़ी विरासत है वो जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग और विचारों पर थी। उन्होंने ज्ञान का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सीमाओं से परे था। पाल राजाओं की देखरेख में बंगाल और बिहार उस दौर के इंटेलेक्चुअल हॉटस्पॉट्स बन गए। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस जमाने की टॉप यूनिवर्सिटीज थीं जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये ज्ञान के पावर हाउस थे। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। इन यूनिवर्सिटीज से निकले विद्वानों ने बौद्ध धर्म के विचारों को तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। एक दिलचस्प बात यह है कि आज हम जो तिब्बती बौद्ध धर्म देखते हैं उसकी जड़ें काफी हद तक इसी पाल काल से जुड़ी हुई हैं। पर जैसा कि हमेशा होता है, हर चढ़ाई के बाद एक उतार आता ही है। हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। देवपाल के बाद पाल साम्राज्य का सूरज भी धीरे धीरे ढलने लगा। तो आखिर हुआ क्या? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। एक तो देवपाल के बाद उतने काबिल राजा नहीं आए। दूसरा, जो स्थानीय सरदार थे वो धीरे धीरे ज्यादा ताकतवर होने लगे। और आखिर में सेन वंश के नाम से एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसने पाल साम्राज्य के अंत की कहानी लिख दी। लेकिन अंत से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 400 साल। पाल वंश ने लगभग 400 सालों तक राज किया। ये उतना ही लंबा समय है जितना मुगलों ने भारत पर राज किया था। तो सोचिए, इतने लंबे अरसे में उन्होंने इस जमीन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी होगी। आखिर में पाल वंश की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। एक साम्राज्य की महानता सिर्फ उसकी जीती हुई जमीन से नहीं नापी जाती बल्कि उसके विचारों से नापी जाती है। उनकी विरासत यही बताती है कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति को बचाने और बढ़ाने में है। तो ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, किसी भी शासक की असली विरासत क्या होती है? वो जमीन जो उसने जीती या वो ज्ञान जो उसने दुनिया में फैलाया? पाल वंश का इतिहास इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।